हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिस पर मृत्युंजय जल्दी से बोला, उन लोगों को ढूंढो और किसी सेफ जगह पर रहो, सब के सब। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया और अमृत मृत्युंजय को घूरते हुए गुस्से से बोला, तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बताओ मुझे। और तुमने ऐसा क्यों कहा कि शारंगविला में बम रखा है? अमृत की बात पर मृत्युंजय अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए गुस्से से बोला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो मैं सबको मार डालूंगा। ये कहते उसने स्पीड बढ़ा दी, जिसके 15 मिनट बाद ही उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर रुकी। वो लोग सीधा जेट की तरफ चले गए और वहां से मुंबई के लिए निकल गए। दामिनी, विक्रम और आरू के साथ इंदौर के लिए निकल चुकी थी, इसलिए वो मुंबई में नहीं थी। वहीं सिटी हॉस्पिटल में अचानक धक्का लगने के कारण वैशाली का लेबर पेन शुरू हो गया था। महक परेशानी से बाहर बैठी हुई थी और सारे बच्चे एक वार्ड में थे। एकांश के हाथ में पट्टी लगाई गई थी और अव्यक्त उसे बिस्किट खिला रहा था। शिवांश कॉरिडोर में अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था। जब उसका फोन बजा, उसने अपना फोन निकाल कर देखा और कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो डैड। जब दूसरी तरफ से मृत्युंजय शिवांश से बोला, शिव, हमारी गैर मौजूदगी में तुम हो जिसे घर किसी लिए को कहीं आने जाने मत देना। बात सुन शिवांश घबराहट में बोला, डैड ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर मृत्युंजय उसे क्लेम करते हुए बोला, तुम्हें डरना नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। किसी भी अनजान को अपने भाइयों से, बहनों से या घर वालों से मिलने मत देना। वहां पर राजीव पहुंच रहा है, वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसे सुन शिवांश अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जब दूसरी तरफ से मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया, जिसे देख शिवांश ने जल्दी से किसी को कॉल किया, जिस पर दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते हुए आवाज आई, हेलो मेंबर। जिसे सुनकर शिवांश जल्दी से बोला, ईशिर, मुझे हेल्प चाहिए। शिवांश की बात सुनकर दूसरी तरफ से ईशिर बोला, हेल्प? कैसी हेल्प चाहिए? जिसके जवाब में शिवांश कुछ पल चुप रहकर बोला, मुझे मेरे घर वालों को प्रोटेक्ट करना है। शिवांश की बात सुनकर ईशिर दूसरी तरफ से बोला, मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकता हूँ शिव? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऋतिक खन्ना के फार्म हाउस में बम ब्लास्ट किसने करवाया है? शिवांश ने पूछा। जिसे सुनकर ईशिर कुछ पल चुप रहकर बोला, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट टेल यू। ये हमारे रूल के खिलाफ है, बाकी तुम कुछ और कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ईशिर की बात सुनकर शिवांश गुस्से से बोला, ये रूल हमारे बीच कहाँ से हुआ? मैं तो मेंबर हूँ ना वहाँ का। जिस पर ईशिर बिना किसी भाव के बोला, तुम यहाँ के मेंबर नहीं हो शिवांश सारंग, यहाँ का मेंबर शिवाय गौरी राय कपूर थे। इसलिए ईशिर की बात पर शिवांश रोते हुए बोला, डैड कहते हैं कि मुझे घर को प्रोटेक्ट करना है, बट मैं कैसे करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं है यहाँ पर। शिवांश के रोते हुए आवाज़ को सुनकर ईशिर बोला, ओके स्टॉप क्राइंग, आई हेल्प यू। बाहर से सेक्रेटरी टाइट करवा देता हूँ। ईशिर की बात पर शिवांश सिसकते हुए बोला, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। जिसे सुन दूसरी तरफ से ईशिर बोला, और जब भी तुम्हें ये वाइब आती है कुछ न कुछ होता है, आई एम राइट? जिस पर शिवांश अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। ईशिर शिवांश की बात पर बोला, आगे से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम किसी दिक्कत में पड़ो। ईशिर की बात सुनकर शिवांश कुछ पल चुप रहकर बोला, एक न एक दिन तो सबको पता चलेगा ना कि हम दोनों जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय सारंग को बचा लो, ईशिर ने कहा। जिस पर शिवांश अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरे रहते उन्हें कुछ नहीं होगा, थैंक यू। इतना कहकर शिवांश ने कॉल कट कर दिया और एक गहरी सांस भर कर पलटता तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि पीछे सुधांशु खरा उसे घूर रहा था। जब सुधांशु उसे घूरते हुए बोला, किससे बातें हो रही थी? जिसके जवाब में शिवांश थोड़ा सा घबराते हुए बोला, वो मेरा दोस्त था मामू। 15 साल के बच्चे कब से इतना समझदार होने लगे जो तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं? सुधांशु ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। जिस पर शिवांश अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मेरा क्लासमेट नहीं था, वो मेरा दोस्त था। वो मुझसे उम्र में 7 साल बड़ा है। शिवांश की बात सुन सुधांशु से अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, दीदी तुम्हें ढूंढ रही है, चलो। जिसे सुन शिवांश अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु के साथ वार्ड की तरफ निकल गया। जब चलते हुए शिवांश सुधांशु से बोला, मामू आपको पता है कि ये सब कौन करवा रहा है? जिसके जवाब में सुधांशु अपना सर नहीं में हिला कर बोला, मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऋतिक खन्ना के 3 बच्चे हैं।
जिसे सुन शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, डैड ने मुझसे कहा कि मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है। शिवांश की बात सुन सुधांशु उसे देखते हुए बोला, और वो इस वक्त कहाँ है? शिवांश सुधांशु के सवाल पर कुछ कहता उससे पहले ध्रुवी वहाँ पर भागते हुए आई और सुधांशु से बोली, सिद्ध सारंग विला में ब्लास्ट हुआ है। ये सुन सुधांशु और शिवांश का दिमाग ब्लैंक हो गया और सुधांशु हैरानी से ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? वहाँ पर तो कोई नहीं है ना? जिस पर ध्रुवी आंखों में आंसू लिए अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, बड़ी माँ, बड़े पापा। ये कहते हुए ध्रुवी रो पड़ी, जिसे देख शिवांश सुधांशु से बोला, आप मामी के साथ रहो। इतना कहकर वो बाट की तरफ दौड़ते हुए भागा, जिसे देख सुधांशु ध्रुवी को पकड़ते हुए बोला, तुम चलो। सुधांशु को पकड़ते हुए तुम चलो। इतना कहकर सुधांशु ध्रुवी को लेकर शिवांश के पीछे चला। वहीं शिवांश वहां पर आया तो देखा डेविड और चित्रांग वहां पर नहीं थे। जिसे देख शिवांश बाहर की तरफ आया तो दोनों वहां से जा रहे थे। जिसे देख शिवांश जल्दी से वहां पर आते हुए, मुझे भी जाना है। चित्रांग शिवांश की बात सुनकर, शिव तुम यहाँ सबके साथ रहो, हम आ रहे हैं, तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है। शिवांश चित्रांग की बात सुनकर रोते हुए बोला, दादी, दादू, ट्रियो और चार्ली और चाचू लोग भी वहाँ पर नहीं हैं। डेविड शिवांश को शांत करवाते हुए बोला, उन लोगों को कुछ नहीं होगा, हम जा रहे हैं ना, तुम यहीं पर रहो, ठीक है? इतना कहकर डेविड ने गाड़ी यूटर्न लेते हुए सीधा सारंग विला की तरफ भगा दिया। जिन्हें जाता हुआ देख शिवांश अपने चेहरे को हाथों से कवर करते हुए खुद से बोला, मैं कुछ नहीं कर पाया, सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। डैड, मॉम, प्लीज़ हेल्प मी। ये कहते हुए शिवांश की आंखों से आंसू आने लगे। जब वहां पर 2 गाड़ियां आकर रुकी, उसमें से कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन बॉडीगार्ड्स में से एक शिवांश के सामने आकर अपना सिर झुकाते हुए बोला, हेलो मिस्टर रॉय कपूर। शिवांश उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर बोला, धनवा ने भेजा है? जिसके जवाब में बॉडीगार्ड ने अपना सर हिला दिया था। शिवांश उसे अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, फैमिली मेंबर जो बहुत नज़दीक है, उनके अलावा किसी फैमिली फ्रेंड को भी अंदर आने जाने मत देना। शिवांश की बात सुन बॉडीगार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए वहां पर खड़े अपने लोगों से बोला, लेट्स गेट टू वर्क। उसके इतना कहते हैं उन सभी लोगों ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लिए और अपने गन को रेडी करते हुए सभी एक कतार से अंदर की तरफ चले गए। वहाँ पर जितने भी और पेशेंट थे, सभी इतनी सारी घेराबंदी को देखकर हैरान थे। इधर दूसरी तरफ से सारंग विला जलकर राख हो चुकी थी। जिस घर में हर वक्त हंसी, किलकारी और मृत्युंजय और उसके भाइयों की मस्तियाँ गुंजा करती थी, आज वो घर किसी खंडहर से कम नहीं था। जब वहाँ पर डेविड और चित्रांग की गाड़ी आकर रुकी तो पाया वहाँ पर ऑलरेडी फायर ब्रिगेड और कमिश्नर सत्यपाल सिंह आ चुके थे और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। डेविड एम्बुलेंस को देखते हुए धीमे कदमों से जब वहाँ पर गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ पर वर्षा और विकल्प लेटे हुए थे। जब डॉक्टर डेविड को पीछे करते हुए बोले, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इतना कहकर डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चले गए। जिसके जाने के बाद डेविड कमिश्नर के पास आकर बोला, ये हो क्या रहा है? यहाँ पर और भी 2 लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? कमिश्नर डेविड की बात सुनकर बोले, मिस्टर खुराना, आग बुझाई जा रही है, इसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। डेविड कमिश्नर की बात सुनकर बोला, ये आप क्या कह रहे हो कमिश्नर? पहले आग को देखिए, इस आग को बुझाते हुए सब सुबह हो जाएगी और जो भी अंदर फंसा होगा वो तो मर जाएगा। जब उनमें से एक फायर ब्रिगेड इंस्पेक्टर कमिश्नर से बोला, हमें नहीं लगता अंदर कोई भी जिंदा है, इस आग के चपेट में पूरा घर आ चुका है। इंस्पेक्टर की बात सुन चित्रांग अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, प्लीज कोशिश कीजिए। जब वहां पर एक एसयू आकर रुकी और मृत्युंजय गाड़ी से बाहर निकला, उसके साथ में शोभित भी था। उन दोनों को देखकर चित्रांग और डेविड ने गहरी सांस भरी तो मृत्युंजय कमिश्नर के पास आकर बोला, इन्वेस्टिगेशन पूरी करो, मुझे मेरे मॉम और डैड चाहिए। कमिश्नर मृत्युंजय की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, जब तक आग नहीं बुझ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। कमिश्नर की बात सुन मृत्युंजय अपना सर हिला दिया और वो खुद ही अंदर की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर इंस्पेक्टर उसे पकड़ते हुए बोले, मिस्टर सारंग, पागलपंती मत कीजिए। मृत्युंजय इंस्पेक्टर को खुद से दूर तक धकेलते हुए बोला, लीव मी, मुझे मेरे मॉम और डैड को बचाना है।
जब एक फायर ब्रिगेड इंस्पेक्टर अपने सीनियर से बोला, सर इस तरफ आग कम है, हम अंदर जा सकते हैं। सीनियर उसकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए मृत्युंजय से बोले, हम अंदर जा रहे हैं, हम आपको इत्तिला करेंगे, प्लीज आप यहाँ पर रहिए, हमारा काम मत बढ़ाइए। जिसे सुन शोभित मृत्युंजय के हाथ को पकड़ते हुए बोला, उन्हें उनका काम करने दो भाई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शोभित की बात सुन मृत्युंजय की आंखों में नमी छा गई और वो जल रहे अपने घर को देखने लगा। उसके आंख के कोने से आंसू का कतरा बह रहा था। जब वहां पर सुधांशु की गाड़ी आकर रुकी और सुधांशु दीप के साथ गाड़ी से बाहर निकला और वहां की हालत को देखते हुए चुपचाप मृत्युंजय के पास आकर बोला, जीजू। सुधांशु की बात का मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने घर को देख रहा था, जिस घर पर सुधांशु कमिश्नर के पास आकर बोला, सब ठीक है ना। कमिश्नर एक नज़र मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद सुधांशु से धीरे से बोले, उनके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। जिसे सुन सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जो कि चुपचाप बस जल रही आग को देख रहा था। शोभित मृत्युंजय को खामोश देख उसके पास आकर बोला, भाई इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं सच में एक काला दाग हूँ जो एक बार किसी के साथ जुड़ जाए तो तब तक पीछे नहीं हटती जब तक उस इंसान की जिंदगी उससे नहीं छीन जाती। मृत्युंजय बिना किसी भाव से कहा। जिसे सुनकर शोभित मृत्युंजय को कंधे से पकड़कर अपने सामने लाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी कहे जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। जिस पर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में मनहूस हूँ, जिसने आखिर में अपने माँ और बाप को ही मार डाला। उसके लिए कहते हुए उसके नाक से खून आने लगा। जिसे देखकर शोभित घबरा गया और जल्दी से रुमाल निकालकर उसके नाक पर रखते हुए बोला, भाई ये आप जिसके हाथ को नीचे कर मृत्युंजय अपने नाक पर हाथ रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर सुधांशु जबरदस्ती मृत्युंजय के हाथ को नीचे कर रुमाल उसके नाक पर रखते हुए बोला, आप किसके लिए क्या हो मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे लिए क्या हो, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। सुधांशु की बात सुनकर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं है, इसकी वजह हुई तो मैं हूँ ना। जिसके जवाब में सुधांशु अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं आप उसकी कोई वजह नहीं हो, ये सब कुछ मेरे चाचा जी ने किया। जब उन्हें वसीयत के बारे में पता चला उन्होंने मेरे पापा से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला। मेरे पास सारे सबूत हैं। ये सुन मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? मुझे तो इस बारे में 3 साल पहले ही पता चल गया था। चाचा जी की मंथली हालत ठीक नहीं है। फलक दीदी अपनी शादी से पहले उनसे मिलने गई थी, जब तो वो खुद पागल की तरह ये सब उन्हें बता रहे थे। सुधांशु ने जवाब दिया। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले अंदर से जितने भी लोग गए थे वो बाहर आ गए और कमिश्नर सर के सामने आकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए सीनियर बोला, अंदर कोई नहीं है। जब एक दूसरा इंस्पेक्टर एक पॉलिथीन कमिश्नर सर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लिविंग हॉल में हमें ये चूड़ा मिला है। जिसे सुन कमिश्नर सर ने उसे लेकर मृत्युंजय को दिखाते हुए कहा, मिस्टर सारंग क्या आप इसे पहचानते हैं? आप बता सकते हैं ये किसका है? कमिश्नर सर की बात पर सुन मृत्युंजय ने उस चूड़े को देखा जिसके अंदर छोटी घुंघरू लगी हुई थी जो जोर से बजाने पर बजती थी। जिसे देखते हुए मृत्युंजय उसे कमिश्नर की तरफ बढ़ाकर, मेरी मॉम का है, वो हमेशा इसे पहनती थी। मृत्युंजय की बात पर कमिश्नर अपना सर हिला उन लोगों की तरफ देखते हुए बोले, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से जारी रख रहे हैं। जिस बात का मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया। जब शोभित का फोन बजने लगा उसने देखा उसके नंबर पर आदित्य का कॉल आ रहा था। जिसे देख शोभित कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। जिस पर दूसरी तरफ से अमृत बेचैनी से बोला, यहाँ पर विक्की और वर्षा को लाया गया है, मॉम और डैड कहाँ हैं? अमृत के सवाल पर शोभित के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। जब उसे मीरा की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, भाई बताओ ना मम्मी और पापा कहाँ हैं, यहाँ पर नहीं आए वो लोग। शोभित उन दोनों के सवाल पर अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसे सुन दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर गया तो शोभित अपने आप को संभालते हुए बोला, हम कुछ देर में आ रहे हैं। इतना कहकर शोभित ने कॉल कट कर दिया और मृत्युंजय के पास आकर बोला, भाई अमृत भाई का कॉल था। शोभित की बात पर मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर की तरफ देखने लगा।
कब रात सुबह में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज चुके थे। अब जाकर आग थोड़ी बुझकर ठंडी हो गई थी, जिसके ठंडा होते ही मृत्युंजय सीधा विला के अंदर घुस गया, जिसके पीछे सुधांशु, दीप, डेविड, शोभित और चित्रांग भी चले गए। मृत्युंजय ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर सिवाय जली हुई चीजों के और कुछ नहीं था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। जब उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे कुछ था, उसने अपने पैर को हटाकर देखा तो उसके पैर डगमगा गए और वो डर से वो 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि वहां पर जली हुई हड्डी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।